हम जिन्हें सुनने वाले हैं, जिन्हें देखने वाले हैं, वो सिर्फ फिल्म्स का म्यूजिक ही कंपोज नहीं करते, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी करते हैं। जिंगल्स, कोलैबोरेशंस, नॉन फिल्मी म्यूजिक, रीजनल म्यूजिक भी करते हैं और इंटरनेशनल भी। पहली एल्बम ही थी रागा रागा। इनका डुओ फुल पैकेज है। आप गाते हैं, आप लाइव और प्लेबैक सिंगिंग दोनों करते हैं, लिरिक्स की खूब समझ रखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर भी करते हैं फिल्म्स का, तो फिल्म की कहानी को भी महसूस करना जानते हैं। इन सब के पीछे दो नाम, सलीम सुलेमान, जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में 32 साल हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं यूं लगता है कि वेकेशन पर हैं, काम कभी लगा ही नहीं। अब क्या कहूँ, मर जावा, आशाएं कि सुभान अल्लाह। अभी तो स्टूडियो में आए हैं तो हौले हौले बात होगी, लेकिन अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं तो एवी लुट गया। बहुत बहुत वेलकम सलीम जी, वेलकम सुलेमान जी। थैंक यू सो मच। दैट्स अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं तो Thank बस आपकी जिस ये अदा पे और आपकी बातों पे कुर्बान हुआ। अरे शुक्रिया। और शुक्रिया कहने से और भी एक गाना है हमारा, बिल्कुल जिसको शुक्राना ला। बिल्कुल। कैलगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक Thank यू you. सो मच। कैसा लग रहा है कैलगरी में आके? इट फील्स लाइक होम बिकॉज कैलगरी वाले हमारा म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं और जो डाइवर्सिटी है कल्चर्स में, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर म्यूजिक को एंजॉय करती है, तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। मोहम्मद अली रोड, जहाँ पर आपके पापा, मुझे लगता है वो इकलौते उस दौर में ऐसे म्यूजिशियन थे जो उस वक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अवेलेबल कराया करते थे, खुद बनाया करते थे। वो कबाब, वो एप्पल शेक, आपने सब कुछ देख लिया। फैजा रोटी। क्या सपने थे उस वक्त उन गलियों में? देखिए, उस वक्त तो ऐसे था कि हमें म्यूजिक बनाना था, जी। एक पैशन था कि हम किसी तरीके से म्यूजिक के अंदर हम शामिल हो जाएं। कभी ये नहीं सोचा था कि पैशन विल बिकम अ प्रोफेशन। वो कहते हैं ना कि चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। तो हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ। हम लोग म्यूजिक बनाते गए, कभी ये नहीं सोचा कि फिल्म्स करेंगे या एडवर्टाइजिंग करेंगे या जिंगल्स करेंगे। बस एक था कि वी वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द म्यूजिक सीन, और वो आस्ते आस्ते जो माहौल बनता गया हमारे लिए, अपॉर्चुनिटीज आती गई। मोहम्मद अली रोड से बाहर निकले, खुद का स्टूडियो बनाया, और आज हम यहाँ हैं। सो यू नो, व्हेन यू कीप ड्रीमिंग बिग थिंग्स कम टू यू। जी बिल्कुल। और सलीम, जैसा कि आपने मुझे एक इंटरव्यू में आपने पहले भी जिक्र किया था कि जब लोगों के पास पैसा आता है ना, तो वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, पर हमने स्टूडियो लेना। मीनू जी, आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुकी है हमारे पे, और मैं इतना खुश हूँ इस बात को सुनकर आपसे, क्योंकि आपने एक तो पुरानी यादें मेरी और ज़्यादा ताज़ा कर दी आपने। बचपन के बारे में बात करके हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम हमारे फादर जो थे वो खुद एक म्यूज़िशियन थे, और फिर उन्होंने म्यूज़िक का प्रोफेशन, म्यूज़िक का बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो शुरुआत से ही हम हमारे पास खिलौने नहीं थे, हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो बचपन ही ऐसा हमारा गुजरा, और फिर म्यूज़िक की तालीम जो हमने करी, वो जैसे कि मैंने कीबोर्ड और हारमोनियम सीखा, सुलेमान तबला और ड्रम सीखे, तो तब से ही हमारे रब ने ये जोड़ी बना दी थी। बैंड बाजा बारात 2010, और वो साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा था। आप टीवी पर नज़र आए, बैंड बाजा बारात रिलीज़ हुई, जो कि रणवीर की पहली फिल्म थी, और आप बतौर सिंगर, मैं तो एवे लुट गया, जो कि आपने सोचा नहीं था कि आप गाने वाले हैं। इसकी एक स्टोरी है। और फिर फीफा वर्ल्ड कप जी 2010। माय गॉड, शी नोस सो मच, आई एम सो इम्प्रेस्ड, थैंक यू सो मच। हमारी सुलेमान और मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम दलेर से गवाए, दलेर मेहदी से। रणवीर की आवाज़, रणवीर के फेस पे दलेर की आवाज़ थोड़ी सी मोटी लग रही थी, मतलब दलेर की बड़ी आवाज़ है बहुत, दलेर की आवाज़ बहुत बड़ी है दलेर मेहदी की, और रणवीर की की पहली फिल्म थी, वो नया एक्टर था। तो हमने सोचा कि शायद दलेर वुड नॉट बी राइट। फिर मैंने सोचा मास्टर सलीम वुड बी अ गुड चॉइस, तो हमने मास्टर सलीम से गवाया, और मास्टर सलीम का वर्जन भी है हैवी में, बट समाउ मास्टर सलीम की आवाज़ भी मोटी थी, उसमें एक मिट्टी की एक बात है, और बड़ी आवाज़ है उसकी, फोक आवाज़ है, सूफियाना आवाज़ है, कवाली का एक उसका अंदाज है उसकी आवाज़ में, हालांकि इज़ वेरी वर्सेटाइल। पर जो रणवीर की फेस पे डायरेक्टर की सोच थी कि यार एक कूल आवाज़ हो, एक नई आवाज़ हो,
नया एक्टर है, नया चेहरा है, एक नई आवाज़ हो, और जो पंजाबी बोले भी लेकिन वो पंजाबी सिंगर ना लगे। तो फिर ये सब जितने भी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे वो मेरे साथ में अच्छे से फिट हो रहे थे। हाँ. मैंने वैसी आवाज़ गा के मैंने गाना तो रिकॉर्ड कर ही लिया था मेरी आवाज़ में, बिकॉज एक स्क्रैच के तौर पे सुलेमान ने थोड़ी मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाई कि बोले कि नहीं यार तेरी आवाज़ अच्छी लग रही है। डायरेक्टर ने मेरी आवाज़, ही वॉज टू यूज्ड टू माई वॉइस, सो ऐसे कर करके मैंने हिम्मत से थोड़ा सा एक फाइनल वर्जन गा दिया। और फिर मैंने इंडियन आइडल उसी साल में किया, और फिर हमने फीफा वर्ल्ड कप भी एक साथ में किया। तो जब फीफा वर्ल्ड कप में हम पहुंचे तो 90,000 लोगों को एक साथ देखा जोहानिसबर्ग में। वहां से हमें ये चस्का लग गया, नशा हो गया लाइव का। हम वैसे स्टूडियो में बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छे से गाने बनाते थे, हर साल 6-7 फिल्में करते थे, हिट गाने बनाते थे, और आज भी बना रहे हैं। लेकिन उस दौर पे हम बहुत कंफर्टेबल थे स्टूडियो में, हमें लाइव करना था लेकिन इतनी कोई जल्दी नहीं थी। बट वो मंजर देखकर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का मंजर देखकर, जहाँ पे तिरंगा लोग लहरा रहे थे, और वो किसके लिए, बिकॉज फीफा इंडिया तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था फीफा में, हमारे लिए वो फीफा तिरंगा लहरा रहे थे फीफा में। तो वहाँ पे बहुत इंडियन सपोर्टर्स भी थे, बहुत लोग, बहुत देसी लोग, कम्युनिटी थी। तो वो देख के हौसला बढ़ गया, और हमने सोचा कि यार ये लाइव का नशा जो है वो हमें फिर एक बार मतलब शुरुआत करनी चाहिए हमें। और उससे हौसला बढ़कर हमने ये लाइव का इतना कुछ, इतना बड़ा प्रोफाइल। कभी कभी अच्छा, ये तो सारे डॉट्स होते हैं जब हम बात करते हैं कि चक दे इंडिया हिट हो गई, फिर रब ने बना दी जोड़ी, ये सब एक दूसरे के आसपास आते जा रहे हैं। इस बीच का जो वक्त होता है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि हम बीइंग फैंस, हम तो गानों को सुन रहे हैं, ये उनका दूसरा गाना आया, हिट हो गया, लेकिन वो बीच का वक्त कैसा है आपके लिए? जो बीच का वक्त जो था वो सब स्टूडियो में था। उस टाइम पे काफी सारा गम भी होता है, खुशी भी होती है। एक गाना बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ. या एक फिल्म आई, उसमें 8 गाने थे, 8 गाने हमारे लिए तो बहुत प्यारे हैं, मगर उसके सिर्फ 3 गाने हिट हुए। तो वो सब जो है, देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ हर्ट, अ लॉट ऑफ पेन, और वो पेन और वो जो इमोशन है, वो सब कुछ हम जब स्टेज पर जाते हैं तो वो पूरा खुल जाता है। We have seen people crying to our songs. We have seen people dancing. We have seen people enjoying themselves in wonder, in devotion. तो वो सब जो एक साथ में जो होता है, वो हमारे लिए हमारी जो जर्नी है, it's actually a presentation, a representation of all the stuff that we have lived with. अभी आपने जैसे कहा ना कि एक गाना, जो एक फिल्म जिसके सभी गाने आपने बनाए लेकिन 3 इतने बड़े हिट हुए। एक बार राज कपूर साहब से पूछा गया कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि देखो हिट फिल्में तो बहुत होती हैं, कभी कभी होता है ना जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाए तो इमोशनली हम उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। बच्चे सभी बराबर हैं, तो वो कहते थे मेरा नाम जोकर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका कोई ऐसा गाना जो जिसके ऊपर हिट लेबल ना लगा हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब हो? हमारा एक कॉम्पोजिशन है, इट्स कॉल्ड मेरे साइया, फ्रॉम द मूवी हीरोइन, जिसको अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और राहत फ़तेह अली खान ने गाया है इसको। वो गाना एक्चुअली आई न्यू दैट पीपल विल लव इट। बहुत मुझे उम्मीद थी दैट लोग पसंद करेंगे। आप मानोगे नहीं मीना जी दैट दिस सॉन्ग फाइनली गॉट रिकग्निशन आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, वो भी इंस्टाग्राम की वजह से। वो गाना रील्स पे सडनली हिट हो गया। और मैं I feel so amazed about the power of social media and the power of communication and media, that because of that, मतलब शायद कोई बड़े इन्फ्लुएंसर ने शायद वो गाना यूज किया होगा, मुझे पता नहीं, बट वो गाना आज चार्ट्स पे, मतलब स्पॉटिफाई पे, हमारे स्पॉटिफाई के चार्ट्स पे ऊपर है। इट्स नंबर 5, नंबर 6, जो मैं कभी यकीन नहीं कर सकता, मतलब आई कांट बिलीव इट। मैंने कभी सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि वो गाना अभी 10 साल बाद ऊपर आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब गाना अच्छा होता है ना, जब उस गाने में एक
अच्छी मेलोडी होती है, अच्छे लिरिक्स होते हैं, तो उसमें वो टाइमलेस क्वालिटी जो है वो गाने की, वो हमेशा कहीं ना कहीं रंग ले आती है. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. इस टूर में हम वो गाना कर रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम करेंगे. बिकॉज इतने सारे गाने हैं. हाँ. ये हौसला कैसे झुके, मौला मेरे ले ले मेरी जान. बिकॉज वो चक दे को इतने साल हो गए. हाँ. तकरीबन 17 साल हो गए अभी. लेकिन 16-17 साल के बाद भी आज भी वो गाना जिंदा है और हमेशा रहेगा. नहीं, और वो गाना गूज़बम्प्स देता है आपको. अरे व्हेन यू लिसन टू इट, तिरंगे के बारे में बात करते हैं. जब विपुल की आवाज में आप जब सुनोगे तो यू गेट गूज़बम्प्स. यू फील द पैशन दैट इज when he was writing the song कि तीजा तेरा रंग था मैं जिया तेरे ढंग से मैं. तो वो जो एक एहसास जो होता है अपने देश के प्रति और एक तिरंगे के प्रति, you will feel that when you hear the song. अंदर है. तो दो सॉन्ग्स और कुछ गाने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो आज भी जिंदा है और ऊपर आ रहे हैं. लोग पसंद कर रहे हैं उस गानों को. तो हमने थोड़ा हिम्मत से हम वो गाने, और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम कि वो वी आर परफॉर्मिंग दो सॉन्ग्स. बिकॉज वो वाकई में जब हमने बनाए थे वो गाने, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मेलोडियस थे. बट बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन फिल्म नहीं चली, इतनी ज़्यादा नहीं चली. या हीरोइन जैसी एक फिल्म है जिसमें हलकट जवानी, वो गाना बड़ा हिट हो गया बिकॉज वो करीना कपूर का आइटम सॉन्ग था और परफॉर्मेंस सॉन्ग था. लेकिन साइयाँ जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडी है वो ऊपर नहीं आ पाया. उसमें और एक गाना है उस फिल्म में जिसका नाम है ख्वाहिश है, जिसको श्रेया घोषाल ने गाया है. वो भी बड़ा बेहतरीन गाना है जो जिसको उतना प्यार नहीं मिला. तो ऐसे कुछ रेयर गाने हैं वो हम इस बार परफॉर्म करेंगे. अब चक दे इंडिया की बात नहीं हुई, ये तो आपको भी पता है कि मुझे वो बात करनी है. पर मैं उससे पहले अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था 2 दिन पहले. जी. और मुझे हमारे एक लिसनर का मैसेज आया. उन्होंने कहा कि उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि कोई भी जीत सकता है. जी बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि मीनू ये गाना प्ले कर दें. और मैंने उस गाने को प्ले करते हुए सिर्फ इतना कहा कि हमें इस वक्त जरूरत है एक विकेट की. क्या बात. और जैसे वो ट्रैविस हेड की गई देखिए. और जैसे ही वो गाना प्ले हुआ वो विकेट चली गई, यानी हमारे हक में हुआ. और मुझे मैसेजेस आने लगे कि प्लीज ये गाना जो है ना ये 4-5 बार बैक टू बैक प्ले करते रहिए. तो ये जादू है इस गाने का. ये एक्चुअली जब गाना हमने बनाया था तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमने सोचा था कि ये फिल्म छोड़ देंगे. ये फिल्म नहीं करनी है क्योंकि ये गाना इतना पावरफुल गाना है. आज हमने बनाया लेकिन हमारा गाना है नहीं, ये पूरे देश का, पूरी दुनिया का गाना हो गया. मगर उस टाइम ऐसे लग रहा था कि ये हमसे ना हो पाएगा शायद. इट्स पॉसिबल दैट ये गाना हम नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे क्योंकि हम जिस दिशा में जाते थे इस गाने के साथ, या हमें अच्छा नहीं लगता था या डायरेक्टर बोलता था नहीं यार मुझे ये नहीं करना, या प्रोड्यूसर बोलता था कि यार ऐसा कैसा गाना बना रहे हो. तो वी स्टिल परसिवियर्ड, करते गए हम लोग. आई थिंक 7वां या 8वां अटेम्प्ट था जब हमने ये लिरिक्स लिखी हुई थी कि कुछ करिए कुछ करिए. उसको बोला यार, लिरिसिस्ट जयदीप को बुलाया स्टूडियो में, बोला देख भाई हम अटक गए, वी आर स्टक, तू कुछ कर यार. हाँ. तो उसने पहला वर्ड लिखा कुछ करिए. जी. अच्छा, अब ये हुआ था कि गाना बनाने के वक्त ना प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया था कि यार मुझे हिट गाना चाहिए, ऐसा गाना होना चाहिए कि जुम्मा चुम्मा जैसा है ना, जुम्मा चुम्मा दे दे, मतलब पूरी दुनिया गाती है. तो ऐसा कुछ हो गया, चक दे इंडिया, जुम्मा चुम्मा दे दे, ऐसा कुछ मेलोडी होनी चाहिए. तो इससे मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेलिब्रेशन 2 बार करते हैं. चक दे 2 बार करेंगे. चक दे इंडिया 2 बार उसने गाया. ये अच्छा था. मैंने कहा यार ये अच्छी बात है कि 2 बार करेंगे चक दे. अब वो 2 बार करने के चक्कर में मुझे एक चीज तो पता थी कि चक दे हम 2 बार करेंगे. चक दे ये सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे. बट जैसे कि वो लिख रहा था कुछ करिए, तो उसने 2 बार लिख दिया कुछ करिए. तो बोला बहुत अच्छी बात है, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले कुछ करिए. फिर एक बार कुछ करिए, बस बड़ा बोले कुछ करिए. इस तरह से गाना आगे बढ़ा. और चक दे तो 2 बार आ ही रहा है आखिर में.
तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है ना वो अपने हाथ में नहीं होती है, ये ऊपर वाले की एक रहमत होती है, उनका करम होता है जिस वजह से ये गाना बन गया। और आज भी वो करम दिख रहा है, वो रहमत दिख रही है। जब ये गाना, ये फिल्म जब रिलीज हुई थी, इसकी ओपनिंग बड़ी स्लो थी। शाहरुख खान की सबसे लोएस्ट ओपनिंग थी इस फिल्म की। सेकेंड डे, थर्ड डे इट स्टार्टेड पिकिंग अप, इट पिक्ड अप सो मच दैट वो आज तक वो फिल्म, मतलब वो हिस्ट्री बुक्स में वो चली गई ये फिल्म। और ऐसा हुआ कि वो उसी वक्त इंडिया T20 वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी ने उठाया वो कप, और हम जब वो लोग मुंबई पहुंचे कप लेकर पूरी टीम, तो रास्तों में जुलूस लगे हुए थे और एक ही गाना बज रहा था, हाँ। चक दे। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ऑल्सो ये गाना, और लोगों की लोगों का प्यार, लोगों को देश के प्रति वो जज्बा, वो जुनून, उस वजह से वो ये गाना डेफिनेटली हिट हुआ है। और यही फिल्म, एक गाने को बनने में इतना वक्त लगा जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि फिल्म छोड़ दें, और फिर यश चोपड़ा साहब कहते हैं कि मुझे यहाँ गाना चाहिए, और फिल्म 1 हफ्ते में रिलीज होने वाली है। That's right. वो उस वक्त जब उन्होंने आपसे कहा होगा, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त की, क्या करें? नर्वस हो गए थे, बहुत टूट गए थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि गाना कैसे बनेगा, हाँ। ये तो और कहाँ से आएगा ये गाना। और लकीली इस वक्त हमारे पास, हम एक डोर कर रहे थे उस टाइम पे, और डोर की टाइम नागेश ने बोला था कि यार ये गाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे बंगाली फोक म्यूजिक जैसे लग रहा है। वो गाना ऐसा था कि एक तरफ तेरी धड़कन थी, एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें है तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर। ये गाना था। एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें थी तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर। ये मेलोडी थी। काश आप रुकते नहीं गाते जाते। ये वैसे एक बना था, इतना ही बना था, तो उसको नहीं पसंद आया। बोला कि यार ये गाना मुझे नहीं पसंद आ रहा है, बड़ा सैड सा लग रहा है। और हमने बनते बनते एक ट्रैवल सॉन्ग बना दिया, विच इज ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू। तो हमने ये गाना बना दिया, और ये गाना लोग उसको बहुत पसंद आया, लोगों को भी बहुत पसंद आया। बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डोर फिल्म कंप्लीट हो गई थी, ये गाना हमारे पास था, एक तरफ तेरी धड़कन थी। तो मैंने ये गाना सुनाया, बोला देख भाई, अपने पास आज रात ही का वक्त है, 1 हफ्ते में पिक्चर रिलीज होने वाली। तो जयदीप ने लिख दिया कि तीजा तेरा रंग था मैं, जिया तेरे ढंग से मैं, तीजा तेरा रंग था मैं। तो ये सुनते ही मुझे कुछ फीलिंग आ गई कि यार ये गाना कुछ, इसमें कुछ बात है। हाँ। और मैं इमेजिन करने लग गया कि कबीर खान, जो शाहरुख खान का किरदार है, वो तिरंगा को देखता है, और वो एक है मोमेंट उसमें, और वो फीलिंग क्या लगेगी, क्योंकि पिक्चर तो बन चुकी थी, शूट हो चुका था, यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था, और मैंने उसी वक्त ये गा के वो मंजर इमेजिन किया कि ही लुक एट द तिरंगा, तीजा तेरा रंग था मैं। और मैंने कहा यार ये तो कुछ बात बन रही है। I was still getting goosebumps, सोचते हुए। तो ये सब गाने हैं, ये हमने सोचा कि इस टूर में हम इस गाने को बिल्कुल जरूर परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इस गाने में कुछ ताकत है, कुछ शक्ति है। ये मेलोडी, ये नोट्स, ये लिरिक्स, इसमें कुछ बात है। सलीमा, आपने अभी बात की जैसे बैकग्राउंड स्कोर्स की, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स, धूम सीरीज हो, फिर रेस, काइट्स, एक फिल्म का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, और एक लफ्ज का, जो मैंने शुरुआत में भी किया था, फिल्म फना। हालांकि उसमें जतिन ललित का म्यूजिक था, बैकग्राउंड स्कोर आपका था, सुभान अल्लाह, वो आपका दिया हुआ लफ्ज था। एक्चुअली ये जब शुरू हुआ, कुणाल कोहली जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो हमारे स्टूडियो में आए थे, और उन्होंने कहा था कि बैकग्राउंड स्कोर आप लोग कर रहे हैं, आप ये गाने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा होगा। तो एक होमोजीनियस साउंड रहेगा कि जो फिल्म का जो साउंड बनता है वो इनके साथ बनेगा। तो जतिन ललित का म्यूजिक था, और
कोइंसिडेंटली वो उनकी लास्ट फिल्म थी साथ में। और ललित के पास ये गाना था जो सुभान अल्लाह, इसका टाइटल चांद सिफारिश था। चांद सिफारिश था, सुभान अल्लाह नहीं था। हाँ। तो ललित ने मेरे पास आके, मैं ड्रम्स कर रहा था वो टाइम पे प्रोड्यूस, तो उसने बोला यार आई वांट अ वेरी वेरी ओल्ड स्टाइल। तो मैंने बना तो दिया, सलीम ने भी उसके ऊपर ऐड कर दिया, प्रोडक्शन हो गया वैसे, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे लग रहा था कि यार कुछ मिसिंग है, क्योंकि गाना दिल्ली में, आमिर खान दिल्ली में गा रहे हैं। हाँ। दिल्ली की पुरानी गलियां, और वो एक आवारा लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसा गाना कुछ जम नहीं रहा था। हम लोग दोनों सोच रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इट्स नॉट गिविंग जस्टिस टू द सॉन्ग, इट्स नॉट गिविंग जस्टिस टू द फिल्म। तो लकीली कुणाल आके जब बैठा साथ में, तो बोला यार ये कुछ जम नहीं रहा यार, आई डोंट थिंक दिस इज। तो जतिन और ललित दोनों नहीं थे वहां पर, हमने बोला चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। And that's how सुलेमान ने वो कवाली का ठेका लगाया। And then I started putting some guitars on it, and like just putting some contemporary rock guitars on it, और फिर suddenly एक गाने की कोई एक अलग नई खुशबू नजर आई, उसमें महसूस हुई। और and of course फिर कुछ एक ऐसा वो मुझे कह रहा था कि इस पे यहाँ से कुछ किधर जाना चाहिए। अभी ऑफ कोर्स ललित था नहीं, तभी जतिन नहीं था स्टूडियो में, हम कुछ बना रहे थे, तो मैंने एक दारी रा रा मैं से गाने लग गया, दारी रा रा, और मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सुभान अल्लाह ये वर्ड आ गया, तो मैंने ऐसे ही गा दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एंड ऑफ कोर्स व्हेन ललित केम ही आल्सो लाइक्ड इट, उसको भी बहुत पसंद आया। ललित ने कहा कि शाम को प्रसून को फ़ोन करके बोलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिख ले। मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स, बेशक आप एक नया भले वर्ड निकाल। तो प्रसून ने सुना, प्रसून को भी बहुत अच्छा लगा, प्रसून ने बोला कि मैं कुछ लिखता हूँ। बट उसके ये सब बहुत जल्दबाजी में चलता गया, और तब तक प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने ये गाना उसने सुन लिया विद सुभान अल्लाह। ही सेड मुझे सुभान अल्लाह ही चाहिए, मुझे चांद सिफारिश जो करता हमारी, ये जो मुखड़ा था वो हालांकि बहुत ही बढ़िया लिखा है प्रसून जी ने, बट इस गाने की पहचान सुभान अल्लाह, मतलब इट हैपेंड, पीपल कॉल इट सुभान अल्लाह, और इट डजंट मैटर हम किसने बनाया गाना। अरे ये वो लफ्ज था जिसके लिए कैलाश खेर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट, देखिए म्यूजिक जो है ना वो अल्टीमेटली चाहे कोई भी बनाए कोई भी गाए, अल्टीमेटली वो लोगों का हो जाता है। और आप जितना खुशी आपको महसूस होती है उसकी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि हाउ वी फील when people sing चक दे, when people sing कुर्बान हुआ, when people sing शुक्राना अल्लाह या तुझ में रब दिखता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसे लगता है कि एक बच्चा पैदा किया और वो डॉक्टर बन गया। लिटरली वो लगता है कि यार आज मैंने एक गाना बनाया है, मुझे पता नहीं है जब वो बाहर जाएगा तो कैसे होगा, और सडनली आप देखते हो कि वो गाना सुपर हिट हो गया, सब उसको चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया है। तो वो ऐसी वाली फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ जॉय कि you have shared your feelings and your music and people have appreciated that feeling. True. Yeah. वो हमारे लिए जब हम लोग म्यूजिक बनाते तो हमारे लिए ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि गाना बना दिया वो हिट हुआ कि नहीं हुआ, वैसे नहीं है। It's more about sharing the music, और that is one thing that we always love। जब हम लोग शोज करते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं गानों को। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो बोलते हैं कि यहाँ बजाया और यहाँ लोग गाने लग गए साथ में, इट्स इंस्टेंट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस कि यार आज हमने एक शो किया, लोगों को बहुत पसंद आया, इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो आपने कहा शेयरिंग म्यूजिक, और एक गीत था, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपके चेहरे पे इतनी चमक थी उसके बारे में बात करते हुए,
आजा नच ले हाँ ओरे जी, पिया, ओरे पिया। वो गाना आपने खुद पहले रिकॉर्ड किया था, सोचा नहीं था कि राहत फ़तेह अली खान उसे गाने वाले हैं। हाँ हाँ। फिर ऐसा क्यों नहीं लगा? अच्छा, जब ऐसा गीत बनता है तो लालच नहीं आता कि अरे भाई मैं ही गा लेता हूँ? ऐसा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक सिंगर जो है मतलब इट शुड द सिंगर बहुत कुछ ले आता है एक गाने में। कंपोजर के होते आई मीन बतौर कंपोजर हम बनाते गाना टू मेक इट द बेस्ट, यू नो। मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये गाना अगर मैं गाऊंगा तो मेरे करियर को फर्क पड़ेगा, ऐसा वैसा। बिकॉज गाना सबसे अव्वल होता है, म्यूजिक अव्वल होता है, सिंगर एक हिस्सा है गाने का, कंपोजर ही बनाता है गाना। और बेस्ट पार्ट ये है कि गाना अल्टीमेटली कितना भी लोग मेहनत करें, फाइनली गाना हिट होता है लोगों की वजह से। म्यूजिक में लोग नहीं होते ना तो वो अधूरा हो जाता है। म्यूजिक इज अबाउट पीपल मेक म्यूजिक इवन बेटर। सो आई थिंक राहत की आवाज़, एक तो क्या था कि वो जो फिल्मिंग उसका जो एक्टर था वो माधुरी जी का गुरु थे वो, तो उनके ऊपर वो फिल्माया गया था और वो लिपसिंग करने वाले थे। खास तौर पे जो शुरुआत की जो लाइनें थी और वो गुरु थे एक, तो एक मोटी आवाज़ की ज़रूरत थी हमें। अब उस वक्त पर हमने सोचा कि राहत की आवाज़ परफेक्ट रहेगी इस गाने पे, क्योंकि इस गाने में कव्वाली का भी एक अंदाज है। एक है लव सॉन्ग, है तो वो लव सॉन्ग, बट एक कव्वाली का अंदाज है, एक उस्ताद की खुशबू है इस गाने में, क्योंकि फिल्म में वो उस्ताद ही है माधुरी जी के, डांस टीचर है जी। और कुछ चीज़ें हमें तोड़े और टुकड़े और कव्वाली के कुछ सरगम वगैरह हमने सोचा कि वो करें। अब उसके लिए राहत इज द बेस्ट सिंगर। तो मुझे खामखा का अपने आप को घुसा के फ़ायदा नहीं था कुछ। इट वुड हैव नॉट एडेड वैल्यू टू द सॉन्ग। एंड एज कंपोजर्स पहले हम ये सोचते कि ये गाना कैसे ऊपर जाए, कौन से सिंगर, कौन सा ये यू नो। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे अली मौला ने कंपोज किया था फॉर द मूवी कुर्बान। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसमें उस्ताद राशिद खान साहब से गवाऊँ या कोई ऐसे उस्तादी सिंगर से गवाऊँ जिसकी आवाज़ मोटी हो। बट जब मैंने स्क्रैच गाया था वो गाना, तो उसमें एक इबादत थी, एक सच्चाई थी। सुलेमान को वो पसंद आई तो उसने मुझे पुश किया, करण जौहर को पसंद आई, उसने मुझे पुश किया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बड़े सिंगर को लेके आऊँ, एक गवैये को लेके आऊँ, बहुत बड़े मोटी आवाज़ वाले गवैये को ले आऊँ। लेकिन ये जो एक सच्चाई थी अली मौला में, कुर्बान फिल्म में जो अली मौला में जो सच्चाई थी, वो शायद नहीं आ पाती। शायद बहुत अच्छी आ पाती, पर जिस तरह से मैंने गाया था वो गाने को, वो सच्चाई और वो रूहानियत बाहर आ रही थी। तो फिर देन यू नो सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने, सुलेमान ने कहा कि नहीं यार, इट्स साउंडिंग गुड इन योर वॉइस, लेट्स नॉट चेंज इट। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। लफ्ज़ भी हिम्मत अता करो ओ मददगार। और यू नो हम हज़रत अली के वैसे भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे गाना मेरे नाम पे लिखा हुआ है। वो एक्चुअली कहते हैं ना कि खाने खाने पे लिखा होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम। वो गाना आप क्या सोच के बनाते हो और आपके जहन में कौन है आर्टिस्ट। कभी कभी ऐसे होता है कि आप गाना बनाते हो एक फनकार को सोचकर, जैसे हमने हौले हौले बनाया था, तो पहले से ही सोच लिया था कि ये गाना सुखविंदर ही गाएगा जी। और अच्छा। कभी कभी ऐसे होता है कि आप एक गाना बनाते हो, जैसे एवे एवी लुट गया, आप सोचते हो कि और कोई गाएगा एंड फाइनली सलीम गा रहा है उसको। तो वो इट्स जो मैजिक जो है वो उसका, वो काफी रूहानी है। किस्मत पे बहुत डिपेंड करता है। किस्मत है, रूहानी है, इट्स डेस्टिनी। आई मीन ये गाना अली मौला तो जरूर कोई और गाने वाला था, मतलब कोई बहुत ही बड़ा गवैया गाने वाला था। मैंने सोचा ही नहीं था। हम जो भी गाना बनाते पहले उसको मैं गा लेता हूँ अपनी आवाज में, ताकि वो एक मेलोडी और उसकी जो पहचान है वो छप जाए। हाँ। तो लेकिन हो नहीं पाया। वो छप नहीं पाई। वो मतलब छप गई थी और वो छप गई और वो ही रह गई। So ultimately it was that. मेरा ना मन ही नहीं कर रहा कि मैं बोलूं ओके पर मुझे कहना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। मीनू जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. रियली।